पहले हरियाणा में होने को था, रोहतक में, तो फिर दिल्ली क्यों शिफ्ट किया गया? वहाँ के पुलिस वालों ने, प्रशासन ने, आरएसएस के लोगों ने उनके ऊपर दबाव डाल करके उसका परमिशन रद्द किया। हमने परमिशन मांगा ही नहीं था, वो रद्द किया जो परमिशन हमने नहीं मांगा था, क्योंकि हॉल में कार्यक्रम करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कानून हरियाणा में अवेलेबल नहीं है कि हॉल के अंदर मीटिंग करने के लिए परमिशन लेना पड़े। ये क्या डीएनए कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे? क्या डीएनए कॉन्फ्रेंस क्या थी? भाई डीएनए एक वैज्ञानिक प्रमाण है जो प्रत्येक आदमी के शरीर में होता है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ये शरीर में होता है और प्रत्येक इंसान के शरीर में होता है। और वो ऐसा तत्व है मेडिकल का जो हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले जिस इंसान में था वही इंसान का डीएनए उसके शरीर में आता है। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होता। इसलिए उसके आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला था या विदेश से भारत में आया। जो लोग विरोध कर रहे थे तो क्या मकसद हो सकता है? तो विरोध करने का क्या मतलब ये जागृति नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के अनुसार, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। आपने ऐलान किया है आरएसएस मुख्यालय नागपुर घेरने के लिए, हाँ। वो क्या कार्यक्रम है पूरा और किस तरीके से करेंगे? नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे कि आपके विचारधारा पर चलने वाली सरकार है। ये सरकार संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। संविधान के अनुसार हमको बोलने का, प्रचार करने का अधिकार है। उसको रोकने का काम किया तो हम ऐसा मानते हैं आपने ही करवाया ये। तो हमने ये सोचा कि छुड़ भैया लोगों को पकड़ने के बजाय चौधरी को पकड़ा जाए, तो हमने ऑल इंडिया के चौधरी को पकड़ने का निर्णय किया। सर, लगातार महाराष्ट्र में उठापटक देखी जा रही है सियासत में, क्या लगता है? संजय राउत जी को अब ईडी ने जो है समन भेजा और कल पेश होने के लिए कहा है। ये राजनीतिक मामला महाराष्ट्र का है। इसके बारे में बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि 2024 में हम चुनाव, महाराष्ट्र अगर हमारे साथ सरकार नहीं रहेगी तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सारा प्लान बना करके ये किया। अच्छा, जीतने के लिए किया है? हाँ, मतलब चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि 2019 में बीजेपी की सरकार थी ना महाराष्ट्र में। अब 2024 में नहीं रहेगी तो सेंट्रल लीडरशिप जो बीजेपी की है उनको ऐसा लगता है कि शायद हम चुनाव में बहुमत नहीं हासिल होगा। और उनको ये भी लगता है कि पता नहीं चुनाव आते आते नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं, ये तो आपको ज़्यादा समझ में आता हमसे। आप कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे और केंद्रीय मंत्री दानवे कह रहे हैं कि जो शिवसेना की सरकार है बस 2-3 दिन की मेहमान है महाराष्ट्र में। हो सकता है, हमें अंदरूनी बहुत सारी जानकारी नहीं है, मगर उधर भी एक बहुत बड़ा माहिर खिलाड़ी शरद पवार है और वो ज़्यादा बोल नहीं रहे, अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। और महाराष्ट्र में विधानसभा में बहुमत हो सकता है कि इस तरह से घोड़ा बाजार में घोड़ों को खरीद करके ऐसा किया जाए। कोई एमएलए जो गया हुआ है, भागा हुआ है, उधर आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। वो विधानसभा तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ, संजय राउत ने कहा भी है कि जाकर बैठे हो गुवाहाटी में, लेकिन आना तो पड़ेगा चौपाटी में। हाँ, तो विधानसभा है ना चौपाटी के पास। हाँ। तो इसलिए उसने ऐसा कहा। सर, रोहतक डीसीएसपी को कब तक कोर्ट में आप रास्ता दिखा देंगे? नोटिस हम भी भेज सकते हैं ना, उन्होंने भेजा, हम भी भेज देंगे। सर, आपने कहा कि आप दिल्ली हैं, लेकिन आपने दिल्ली में ये कार्यक्रम क्यों किया था? हाँ? जब ये कार्यक्रम हरियाणा में होना था और आपने अपने भाषण में भी कहा कि मैं दिल्ली किस्म का आदमी हूँ, हाँ। तो ये कार्यक्रम दिल्ली में क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम दिमाग से काम करते हैं ना जी। जैसे उनका मकसद था कि हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचे, तो उनका उद्देश्य फेल करने के लिए हमको कार्यक्रम करना चाहिए। अगर हम मान लो पुलिस से उलझ जाते तो पुलिस के उलझने से हमारा मकसद कैसे पूरा होता? इसको जिद नहीं बोलते, दिमाग रख करके जिद करना। हमारा मकसद था हमारा आवाज़ लोगों तक पहुंचाना, हो गया हमारा मकसद पूरा। उनका मकसद फेल हो गया, वो हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहते थे, हमने अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई, ये हमने जिद पूरी की। सर, आपने कहा है कि 2024 तक 10 लाख लोगों को लेके आप नागपुर मुख्यालय पे पहुंचेंगे आरएसएस के। हाँ, क्या करना 25 चाह को रहे हैं? शताब्दी है ना। हाँ। आरएसएस की शताब्दी 25 जी। को है, तो हम भी अपनी ताकत जो है धीरे धीरे 10 लाख लोगों तक वो 25 तक लेके जाएंगे। हाँ। तो वो तो मज़ा तो किरकिरा हो जाएगा ना। किस तरह का ताकत प्रदर्शन करना चाह रहे हैं सर? अरे लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना सबको। हाँ।
हमें भी है। हाँ। वो भी तो 25 को शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो हमको भी है। सर आप तो हम प्रदर्शन कानून के हरियाणा दायरे में में रहकर करने वाले करेंगे, थे, लेकिन- कानून के दायरे में रहकर जी। करेंगे। सर प्रदर्शन तो आप हरियाणा में भी करने वाले थे, मगर आपको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा प्रोग्राम। वहाँ प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे, हाँ। कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम और प्रदर्शन में तो फर्क है। जब कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल रही है तो प्रदर्शन की अनुमति कैसे मिलेगी? सबसे अहम बात है जी। कि ये कानून के दायरे का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके लिए हम ये केस डाल रहे हैं प्रशासन पर, एट्रोसिटीज़ का। दूसरा केस के अंदर ही रहेगा कि हमको इस केस पर गैरकानूनी काम प्रशासन ने किया, इस पर तो आप 2-4 साल लेके फैसला कर लो, मगर अभी हमको 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने की गैप रख के परमिशन दो कार्यक्रम करने की, तो हाई कोर्ट की परमिशन लेके कार्यक्रम करेंगे, रोहतक में ही करेंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर करेंगे। सर चावदार तालाब के ऊपर जब डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को लेकर के जा रहे थे तब ब्राह्मणों ने स्टे ले लिया था। हाँ। अब रोहतक के अंदर ब्राह्मणों ने स्टे ले लिया था, इसको लोग जोड़ के हाँ, देख मतलब रहे ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर को कलेक्टर ने बुलाया और कहा कि अब तो स्टे आ गया है, अगर आप दोबारा सत्याग्रह करेंगे तो फिर लड़ाई हमसे होगी, पंडित लोगों से नहीं होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि अरे पंडित से लड़ाई लड़ने के लिए तो मैं ये सत्याग्रह नहीं कर रहा हूँ, मतलब सरकार से, मुझे तो ये चौदार तालाब का पानी पीने के लिए सत्याग्रह करना है। ऐसे ही हालात आज रोहतक में बने थे। हाँ, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा साहब ने उस केस को बाद में जीता, और जीतने के पहले जब उनको ऐसा कहा, करने नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि आज से हम घोषित करते हैं हम हिंदू ही नहीं है। बड़ा झटका लगाया। नहीं, आप समझे नहीं, तो सारे लोग हमारे पीछे लगे हुए, नहीं आप हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू हो। हिंदू भी हो, कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे, दोनों बातें कैसे चलेगी? एक स्टेटमेंट झटका मारना पड़ेगा ना। एक स्टेटमेंट आती है कि जो वाल्मीकि को नहीं मान रहे, कबीर साहब को नहीं मान रहे हैं, रविदास को नहीं मान रहे हैं, तो एक तरीके धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस बात को। कौन? नवीन जैन की एक स्टेटमेंट आई थी, आपने देखी होगी शायद, तो उसके अंदर एक धार्मिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस बात को। किस बात का? जो आप प्रोग्राम कर रहे थे, हाँ। तो उसके ऊपर स्टेटमेंट वो तो डीएनए का मामला है ना, हम तो डीएनए परिषद कर रहे हैं। ये हर एक आदमी के शरीर के अंदर डीएनए होता है। विज्ञान का कहना है कि ब्राह्मण के शरीर में जो डीएनए है वो यूरेशियन लोगों का है, वो भारतीय लोगों का नहीं है। हम ये बात जानकारी लोगों को बताना चाहते हैं। जब उन्होंने भीड़ का ऐलान कर दिया, भीड़ नहीं आई, लेकिन उन्होंने फिर से हिंदू कार्ड खेला और धर्म का मुद्दा बनाना चाहा कि धर्म के नाम पे भीड़ आ जाएगी। देखो, ये धर्म का नाम वो करते रहेंगे, मगर हमने भी तो लोगों को जागृत करने का काम किया है। ब्राह्मण को ही तो आखिर मैदान में उतरना पड़ा, लोग तो आ नहीं रहे उनके समर्थन में। आपकी जागृति काम आई आज? ये तो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अगर ईवीएम में चोरी करने का ईवीएम ना हो तो ये चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब देखो, आजमगढ़ में 8,000 समथिंग के मतों से बीजेपी जीती, दिनेश ठीक है, यादव जीता, जी, और उतने ही लोग जो है अपक्ष लोगों को उतने ही वोट है। ये कैलकुलेशन साला समझ में नहीं आ रहा है। खेला हो रहा है सर ईवीएम में। अब देखा है ना, हाँ? अब बोला पत्रकार सर मैं पूछ रही हूँ आपसे, खेला हो रहा है ईवीएम में? हाँ, खेला तो क्या 200% हो रहा है। क्या लगता है जो सपा की मजबूती भरी सीट थी वही दोनों तो उपचुनाव दोनों हुए। सीटें हारी वो। हाँ। हाँ। आजमगढ़ कहते थे कि कुछ भी हो जाए, सपा की जो जीतेगी। सीट आजमगढ़ की है वो मगर कहीं हार- नहीं जाएगी, हार उनकी गए। सत्ताधारी सीट हार है, गए। और अब आजमगढ़ की सीट उनके हाथ से अखिलेश निकल की गई सीट है। थी, अखिलेश की, हाँ। केवल सपा को समाजवादी टक्कर की दिया। नहीं, समाजवादी की नहीं, अखिलेश की सीट थी, हाँ। हार गए। क्या लगता है सर, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका है आजमगढ़ की सीट इस तरीके से जाना? झटका छोटा सा शब्द है। जी। सर फाइनली झटका महाराष्ट्र में छोटा। क्या होगा, आपको क्या लगता है? हाँ? महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे। पवार साहब चुप है, वो कुछ कर सकते चमत्कार, उनके पास बहुत सारा है। यानी उद्धव वापस आ सकते हैं? मतलब दो बात क्या है, देखो, एक अहम बात क्या है, विधानसभा में तुम बहुमत का मामला कर सकते हो, हाँ। जनता में क्या करोगे? आज तक शिवसेना में जितने विद्रोही लोग थे, जनता ने कभी विद्रोही नेताओं को साथ नहीं दिया। शिवसेना के एक भी कोई है सिंगल उदाहरण? आज तक नहीं दिया है। आप पत्रकार लोग हैं, आपको एक भी उदाहरण नहीं। ये है बड़ा संकट। इस संकट का वो समाधान कैसे निकालते इसके ऊपर निर्भर है। और पवार साहब ने कहा कि मैं पूरे ताकत से शिवसेना के साथ में हूँ। हाँ। इसका मीनिंग निकालो आप पत्रकार लोग।
सड़कों पर जो है ये बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे। कौन? फडणवीस साहब, बीजेपी वाले। अच्छा, हाँ, बिल्कुल RSS वाले, नहीं, BJP बिल्कुल नहीं टिकेंगे सड़क पर। सबूत ले लो। अभी गवर्नर ने लिख के भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल फोर्स भेजो, भेज दिया। बहुत सारी घटनाएं हो रही है, सेंट्रल फोर्स मंगाया जा रहा है। एमएलए को गारंटी नहीं उनके बच सकता है। बाला साहब रहते तो होता ही नहीं। सर, बाला साहब वो की तो आपने वो बात तो की बोलते है। मारो उसको, मार के मेरे पास ले आओ जी, साली की डेड बॉडी। बाला साहब की बात की आपने 1992 में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे। अब उद्धव ठाकरे भी खामोश है और शिव सैनिक भी खामोश है। क्या लगता है कहीं ना कहीं इस खामोश नहीं, का- खामोश नहीं, खामोश खामोश है नहीं। सर। अरे आप उधर सड़कों पर लोग हैं, उन घरों पर जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं। तभी तो गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल फोर्स मांगा। ठीक। ओके।